हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का ये डे 79 है और आईपीसी का जो जजमेंट हम पढ़ा रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट का, ये आईपीसी से संबंधित आखिरी लेक्चर है आप लोगों का, जिसमें हम 15वें निर्णय से शुरू करेंगे। 14 निर्णय हम आपको आईपीसी से संबंधित बता चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए हैं। 15वां निर्णय सुप्रीम कोर्ट का देखें हम लोग। भगवानी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट। पहले सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई धाराओं को ये इंक्लूड कर रहा है। पहले देखें प्रावधान कौन कौन सी धाराओं का है। प्रावधान के बारे में हमने आपको बताया है, हर वो धारा आप लिखें जिससे संबंधित उस मैटर में बात की गई है। और इस निर्णय को प्रावधान इसलिए आपको पढ़ाते हैं, हमने बताया है कि प्रावधान से आप समझ सकें कि उस केस लॉ को आप किस धारा में यूज़ करना है। तो प्रावधान में देखें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364, 366 का, 376 का, 376 का, 302 और 201, इतनी धाराएं हैं। और क्या मैटर है इसकी थोड़ी सी समरी समझ लें। मामले में क्या हुआ है, प्रावधान में दो चीज़ें बताई जाती हैं। एक तो धाराएं कौन कौन सी किस किस एक्ट की हैं, और मामले का संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो हुआ क्या है, एक अन्य अभियुक्त के साथ 11 वर्षीय लड़की का व्यपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने एवं तत्परिणामी उसकी मृत्यु हो जाने के अपराध में अपीलार्थी को दिए गए मृत्यु दंड की वैधता। दूसरा प्रावधान क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 235(2) एक ही दिन अंतिम बहस, दोष सिद्धि और मृत्यु दंड दिए जाने की वैधता। तीसरी बात, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 6 में 11 वर्षीय बालिका का व्यपहरण करके उसके साथ बलात्कार किए जाने एवं उसकी हत्या के अपराध के लिए मृत्यु दंड की वैधता। तीन चीज़ों के वैधता के बारे में इस मामले में बात हुई है कि क्या ये तीन चीज़ें वैध हैं कि नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न अराइज हुआ है, उठा है अपील में। तो सुप्रीम कोर्ट को ये तीन प्रश्नों के उत्तर देना है इस अपने निर्णय में। ये तीन प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए कि इतना जघन्य अपराध किया कि 11 वर्षीय लड़की है, उसका व्यपहरण किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी मृत्यु कर दी गई, सबूत मिटा दिए गए। तो क्या मृत्यु दंड देना सही था, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) जो होती है वो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति से संबंधित होती है। इसमें बताया जाता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया है वो सक्षम था या नहीं था, इन तमाम बातों से संबंधित होती है। तो मतलब यह है कहने का कि 235(2) के अनुसार एक ही दिन अंतिम बहस हुई, उसी दिन दोष सिद्ध कर दी गई मृत्यु दंड की, क्या ये वैध था। और तीसरी बात, पॉक्सो एक्ट के अनुसार क्या ये मृत्यु दंड वैध था। ये तीन बातें हैं। अब निर्णय सार, जैसा कि हमने बताया है कि प्रावधान आपको अपने समझने के लिए है कि आपको ये केस लॉ किन धाराओं में लिखना है, और निर्णय सार आपको अपने उत्तर में लिखना होता है क्योंकि समय बहुत कम होता है मेंस में। इसलिए निर्णय सार को आप अपने उत्तर में ज़रूर लिखें और पॉइंट वाइज लिखें, जिससे आपको समझाने में मदद मिले एग्जामिनर को कि आप अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कैसे बता रहे हैं। तो निर्णय सार में पहला बिंदु बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां की अपीलार्थी की दोषिता साक्ष्यों द्वारा स्थापित है कि उसने एक अन्य के साथ मिलकर एक 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या की, वहां आरोपित धाराओं में उसकी दोष सिद्धि विधिपूर्ण है। ठीक, इतना मामला बिल्कुल ठीक है कि हाँ इतना जघन्य अपराध किया था, इसलिए इसकी दोष सिद्धि विधिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इससे एग्री किया, मगर किंतु लगा दिया। देखिए किंतु की बात क्या है, किंतु मामले के तथ्यों एवं शमनकारी साक्ष्यों के आधार पर स्थापित विधि के विचार में अपीलार्थी के मृत्यु दंड को बिना छूट के 30 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूंकि दोषी जो है, अपीलार्थी जो है, वो जघन्य अपराध करने का दोषी है और दोष सिद्धि भी इसकी विधिपूर्ण है, मगर थोड़ा इसके साथ रहम किया जाए और लगातार इसको मृत्युदंड की जगह बिना छूट के 30 साल तक के कारावास में मृत्युदंड को परिवर्तित किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अपने पहले बिंदु में। दूसरा बिंदु क्या कहता है इस निर्णय का? कोई अभियुक्त एक उचित विचारण का हकदार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत है, जबकि दोष सिद्धि और दंडादेश एक ही दिन दिया जा रहा हो, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) का उद्देश्य और प्रयोजन अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब है, इसमें जितना इस पेज पे है वो यहाँ समझ लें कि उचित विचारण जो है वो मूल अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, और उचित विचारण का मतलब है ना ही इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई जाए निर्णय देने में, ना ही इतनी जल्दी की मौका ही ना मिले। ठीक, मतलब ना ही इतनी तेज़ी दिखाई जाए कि मौका ना मिले अभियुक्त को, ना ही इतना डिले कर दिया जाए कि बिल्कुल निर्णय पाते पाते आदमी थक जाए। उचित विचारण होना चाहिए, उचित समय लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि इसमें बताया है, पिछले पेज पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अभियुक्त है उसको 200 CRPC की धारा 235(2) के अनुसार अभियुक्त को उस पर आधारित किए जा रहे दंडादेश के विरुद्ध एक अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि आपने एक ही दिन बहस की, अंतिम बहस की और उसी दिन दंडादेश दे दिया, दोष सिद्ध कर दिया, ये सही नहीं है। अभियुक्त को 235 CRPC धारा 235(2) के अनुसार उचित मौका मिलना चाहिए अभ्यावेदन करने के लिए, और इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में अभियुक्त को एक प्रभावी अवसर उपलब्ध कराने के लिए दोष सिद्धि और दंडादेश के लिए एक पृथक पृथक सुनवाई आवश्यक है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दंडादेश, दोष सिद्धि और दंडादेश दो प्रोसेस हैं, तो इसलिए दोनों के लिए थोड़ा मौका मिलना चाहिए। दोष सिद्ध के बाद थोड़ा सा अवसर दें उसको आप, फिर दंडादेश दें, तो इसलिए दोनों की सुनवाई के लिए थोड़ा थोड़ा समय आपको बीच में गैप देना चाहिए। एक ही दिन बहस, दोष सिद्धि नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में निर्देशित किया अपने से नीचे सारे न्यायालयों को। तीसरा जो प्रश्न था वो कि पॉक्सो एक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए था, उसका उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां साक्ष्यों से अपीलार्थी की दोषता स्थापित है उसकी पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लिखा है, एक्ट की 6 के अंतर्गत, मतलब धारा इससे पहले धारा 6 के अंतर्गत दोष सिद्धि पुष्टि की जाती है। कहने का मतलब है चूंकि अपराधी दोषी है और इसलिए उसको पॉक्सो एक्ट के अनुसार भी दोषी होना करार किया गया है और उसकी दोष सिद्धि की पुष्टि की जाती है, ऐसा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहने का मतलब है तीनों प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठे थे उन तीनों का उत्तर दे दिया इसमें। यहाँ पर हम आपको चेंज कर दें कि पॉक्सो एक्ट की 6 के से पहले धारा आप बढ़ा दे रहे हैं। निर्णय नंबर 16 पे आ जाइए। IPC के निर्णय बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जैसा कि हम देख रहे हैं, आप लोगों ने एविडेंस एक्ट के वीडियोस के जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनको बहुत अच्छे से देखा है, मगर IPC के आप निर्णयों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो निवेदन करते हैं आपसे IPC के भी निर्णयों को आप ध्यान से समझें, देखें। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो केस लॉज आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं मेंस के पेपर में, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो IPC से ही डायरेक्ट संबंधित होती हैं, इन्हीं के अपराध होते हैं क्वेश्चंस में। निर्णय 16 देखें, छोटा निर्णय है इसीलिए इस पेज पर लिख दिया हमने। MNG निर्णय नंबर 16, MNG भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और एक अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट।
किन किन धाराओं का प्रावधान किया गया है इस निर्णय में देखें हम लोग। धारा 405, 415 और 420, इन 3 धाराओं से संबंधित ये वाद है। और क्या मैटर है इसमें समझें कि क्वेश्चन ये उठ रहा है इस निर्णय में, क्या किसी संविदागत या करार के किसी शर्त का भंग किया जाना न्यास भंग या छल के लिए अपराध का गठन करता है? तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। कि अगर कोई संविदागत या करार है या कोई संविदा हुई है उसका भंग कर दिया गया है, तो क्या उस भंग का डायरेक्ट मतलब न्यास भंग माना जाएगा या छल माना जाएगा, या 420 के अनुसार उसको 420 धारा के अनुसार अपराध का गठन माना जाएगा? और क्या अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोजन कार्रवाई है इन मामलों में जारी रखी जा सकती है जैसा कि इन 3 धाराओं में होती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए निर्णय सार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया अपने निर्णय में, वो हम लोग देखेंगे। निर्णय सार क्या कहता है? मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी एवं प्रत्युत्तरदाता के बीच संपन्न करार सिविल प्रकृति का है और करार के किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने मात्र से भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 415 या 420 के अंतर्गत अपराधों के अनिवार्य तथ्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। तदनुसार अभियोजन कार्रवाई निरस्त करने के सत्र न्यायालय का आदेश पुनर्स्थापित, उच्च न्यायालय का विपरीत आक्षेपित आदेश निरस्त। मामला समझ गए होंगे आप। हुआ क्या था इस मामले में कि जो मामला एग्जैक्टली एक सिविल मैटर था। ये सिविल मैटर का मतलब नौकरी से संबंधित एक वाद था। इस मामले में एक चिकित्सक को कंसल्टेंसी के लिए रखा गया था और ये कहा गया था कि आपको हटाने से पहले हम 30 दिन पहले सूचना देंगे। 30 दिन की सूचना के द्वारा ही चिकित्सक को हटाया जाना था। मगर जिन लोगों ने चिकित्सक को हायर किया था, लिया था, उन्होंने बिना सूचना के और गलत तरीके से चिकित्सक को उसके पद से हटा दिया। तो चूंकि एक संविदा कल्प था, एक संविदा थी उन लोगों के बीच में कि हम 30 दिन की आपको सूचना देंगे तब आपको पद से हटाएंगे, और ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये चिकित्सक महोदय थे, इन्होंने केस कर दिया। किन किन धाराओं में? 400 भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 415, 420 के अंतर्गत केस कर दिया। तो विचारण न्यायालय ने क्या किया? क्योंकि मामला एक नौकरी से संबंधित है, संविदा से संबंधित है, तो सिविल प्रकृति का वाद था। इसलिए हुआ क्या, जो विचारण न्यायालय था उसने कार्रवाई को निरस्त कर दिया कि दंड प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलेगा, ये दंड संहिता का अपराध नहीं बन रहा है, ये सिविल प्रकृति का वाद है, इसलिए आप सिविल न्यायालय में इसको मामले को ले जाइए। इस तरह से उसने इनका जो दंड प्रक्रिया का मामला था उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद किसने? सिविल न्यायालय ने निरस्त कर दिया और कार्रवाई बंद कर दी। इन्होंने अपील कर दी उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने अपील में इनको कहा कि नहीं भाई, ये दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार होना चाहिए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार उन व्यक्तियों को दंड देना चाहिए। उन्होंने न्यास भंग किया है, उन्होंने छल किया है। तब जब उच्च न्यायालय ने इनके विचारण न्यायालय के मामले को उलट दिया, तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचारण न्यायालय अपनी जगह बिल्कुल सही था, मामला सिविल प्रकृति का है और विचारण न्यायालय ने सही किया, इनके अभियोजन कार्रवाई को निरस्त कर दिया। और उच्च न्यायालय ने जो कहा कि ये मामला ठीक है, इसलिए हम उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हैं। विचारण न्यायालय अपनी जगह ठीक था, उच्च न्यायालय गलत था, इसलिए विचारण न्यायालय का जो निर्णय है पुनर्स्थापित किया जाता है और उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है। संक्षेप में आप सिर्फ 2-4 लाइनें लिखें, जो पूरे मैटर से आप समझ पाए होंगे कि चिकित्सक को रखने की संविदा हुई थी। संविदा इस बात पे हुई थी कि 30 दिन की सूचना द्वारा चिकित्सक को हटाया जा सकता है, मगर सूचना दिए बिना चिकित्सक को हटा दिया गया। हटाने के कारण उन्होंने मामला विचारण न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अनुसार किया, जिसका कि
विचारणा करने से विचारणा न्यायालय ने मना कर दिया, कहा ये सिविल प्रकृति का है। उच्च न्यायालय ने इनका सपोर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विचारणा न्यायालय के निर्णय को बहाल किया और उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। कुल मिलाकर संक्षेप में इतना मैटर है, ये ध्यान रखिए आप। अब आप लोग चलें निर्णय नंबर 17 पर, जो अगले पेज पर है। निर्णय नंबर 17 आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का। हरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। प्रावधान क्या है? 3 धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता की, धारा 302, 342 और 342 के साथ सापठित 120B आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। हुआ क्या है इसमें? पूछा प्रश्न क्या है? दोष सिद्ध की वैधता जहां घटना के संबंध में षड्यंत्र का तत्व अनेक साक्ष्यों से स्थापित है। कहने का मामला मतलब यह है कि मामले में जो दो षड्यंत्र है वो कई साक्ष्यों से दर्शित हो रहा है, तो क्या दोष सिद्धि वैध है या कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, निर्णय सार देख ले। पहले मामले को समझ ले संक्षेप में। हुआ क्या है, थोड़ा सा मामला हम आपको समझा दें। जैसा कि आपने पहले बिंदु में देखा ही है कि विचारण न्यायालय, देखिए निर्णय सार में पहला बिंदु क्या कह रहा है। विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी सहित 5 अभियुक्तों को उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत दोष सिद्धि और चूक दंड एवं जुर्माना सहित आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय द्वारा कर दी है। कहने का मतलब है जो धाराएं लगाई गई हैं वो 302, चाहे वो 302 हो, 342 हो या 120B हो भारतीय दंड संहिता की, इन धाराओं के अनुसार जो 5 अभियुक्त हैं, अपीलार्थी सहित 5 अभियुक्त, पांचों को इन धाराओं के अंतर्गत दोषी माना गया। विचारण न्यायालय ने दोष सिद्ध किया, उसके बाद उच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि कर दी। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जो बिंदु 2 है, निर्णय 2 है, उसमें हम थोड़ा सा पहले, आप सुप्रीम कोर्ट से पहले हम जो निर्णय से पहले हम आपको थोड़ी सी बात बता दें। इसमें हुआ यह है एग्जैक्टली, जो जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो अपनी दुकानों पर आभूषण को गिरवी रख के पैसे देता था। उसी की दुकान में 2 लोग काम करते थे। उन 2 लोगों ने और बाकी 3 और 2 नौकर थे उस आदमी के जिसकी मृत्यु हुई, हत्या हुई है, और 2 नौकर और 3 और लोग थे। तो 5 लोग मिलकर उसके घर में घुसे, उससे चाबी की अलमारी की चाबी मांगी। अलमारी की चाबी ना देने पर उन लोगों ने चाकू मार दिया। तो इसी पूरी बात को निर्णय के पॉइंट 2 में बताया है। अब हम निर्णय का पॉइंट 2 आपको बता रहे हैं। मृतक की पत्नी के परिवार पर दर्ज FIR के अनुसार दिनांक 2 और 3/4/2000 की रात को, मतलब 2 और 3 की रात की बात है, दिनांक 2 और 3 अप्रैल की बात है 2000 की रात, दो व्यक्ति परिवादिनी के घर में घुसे और चाकू की नोक पर अलमारी की चाबी मांगे। न देने पर उसके पति को चाकू से मार दिया और फिर परिवादिनी से चाबी लेकर अलमारी से स्वर्ण आभूषण और लाखों रुपए नकद लेकर चले गए। अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी के बाद अपीलार्थी सहित अन्य अभियुक्तों के पास से लूटे गए आभूषण और नकदी जब्त की गई, जिसकी पहचान मृतक के पुत्र ने अपने आभूषण के रूप में की। अभियुक्त गण में से 2 मृतक की दुकान पर नौकर के रूप में काम करते थे। चूंकि मृतक आभूषण रखकर ऋण बांटता था, इस कारण इन्होंने लूट की योजना बनाई और उसे अंतिम रूप दिया। सभी तथ्य साक्षियों के साक्ष्यों द्वारा स्थापित हैं, इसलिए अवर न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त। अब आप पूरा मामला समझ गए होंगे। जो केस हरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य का है, इसमें सिंपल सी बात है, आभूषण रखकर आभूषण को गिरवी रख के ये पैसे देते थे। इनके नौकरों ने सोचा कि इनके पास बहुत आभूषण और पैसे हैं, इसलिए उन्होंने 3 और लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई। योजना बनाने के बाद ये लोग घर में घुसे। घर में घुसने के बाद इन्हें पता था अलमारी कहाँ है, चाबी किसके पास रहती है। चाबी मांगी, नहीं देने पर इन्होंने उसको चाकू घोंप दिया आदमी को।
उससे औरत डर गई, उसने चाबी दे दी और ये सारा सामान आभूषण लेकर भाग गए। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जितने भी साक्ष्य हैं वो इंगित कर रहे हैं, क्योंकि माल बरामदगी हुई है जिसकी बरामदगी की शिनाख्त जो है, आभूषणों की शिनाख्त मृतक के पुत्र ने स्वयं की है। इसका मतलब बिल्कुल सच है कि इन्हीं लोगों ने चोरी की, घर में घुसे, आपराधिक षड्यंत्र किया और हत्या की। इसलिए इन पर जो दंड है, जो दंड दिया गया है विचारण न्यायालय द्वारा, आजीवन कारावास और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास, वो बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विचारण न्यायालय और जिस पे उच्च न्यायालय की सहमति थी उसको पुनर्स्थापित करा, उसको जारी रखा, उसमें कोई संशोधन नहीं किया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। अब हम लोग चले अगले और आखिरी निर्णय पर। निर्णय नंबर 18 है आईपीसी का, और आईपीसी का ये आखिरी निर्णय है। आईपीसी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपको सीआरपीसी समझाएंगे, क्योंकि हमने एविडेंस एक्ट के निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के हैं 2022 के, वो दे दिए हैं। आईपीसी के निर्णय आज खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी जितने भी लीडिंग केसेस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद सीआरपीसी शुरू करेंगे। क्या कहता है निर्णय नंबर 18? मनोज कुमार तिवारी बनाम मनीष सिसोदिया और अन्य, एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये राजनीतिक हस्तियों के बीच का निर्णय है, जो कि मनोज कुमार तिवारी आप जान रहे होंगे, और मनीष सिसोदिया दोनों ही दिल्ली के पार्टी के नेता हैं। ये इसमें हुआ क्या है देखें। प्रावधान एग्जैक्टली क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500, मानहानि 499 है और मानहानि के लिए दंड 500 में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित मानहानिकारक कथन के आधार पर अभियोजन की वैधता क्या क्या है एग्जैक्टली समझे। क्या ट्वीट के माध्यम से मात्र ये कहना कि मैं तुम्हारा भंडा फोड़ दूंगा या मैं उस घोटाले का भंडा फोड़ दूंगा जिसमें तुम शामिल हो, मान्य हानिकारक माना जा सकता है? कहने का मतलब है एक व्यक्ति ने अपने भाषण में दूसरे व्यक्ति पर यह कहते हुए ट्वीट किया है कि मैं तुम्हारा भंडा फोड़ दूंगा या तुम जिस घोटाले में शामिल हो उसका भंडा फोड़ दूंगा। तो क्या ये मानहानिकारक कथन है कि नहीं है? ये प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के सामने और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बिल्कुल क्लियर कट करके। देखें हम निर्णय सार में। पहला पॉइंट, ट्वीट पर मात्र ये कथन कि मैं तुम्हारा भंडा फोड़ दूंगा मानहानिकारक कथन नहीं माना जा सकता। तदनुसार ट्वीटकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के अंतर्गत अभियोजित करने हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेश तत्परिणामित उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त, किंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों पर अभियोजन कार्रवाई अनुमोदित। समझ गए होंगे पहला पॉइंट आप, कि पहले पॉइंट में ये हुआ, इन्होंने ट्वीट किया जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि भंडा फोड़ दूंगा। इस आधार पर जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने सम्मन किया और सम्मन के बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष सिद्ध किया, माना कि उन्होंने मानहानि की है, मानहानि के लिए दंड के लिए उनको अभियोजित किया। उच्च न्यायालय में ने भी उस पर मोहर लगा दी कि हाँ सचमुच में ये जो ट्वीट करने का इनका स्टेटमेंट है वो मानहानिकारक स्टेटमेंट है। मतलब विचारण न्यायालय या कहना चाहिए मजिस्ट्रेट का न्यायालय या मजिस्ट्रेट का निर्णय और उच्च न्यायालय की उस पर हामी भरना कि हाँ ये मानहानिकारक ट्वीट है, दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। उसने कहा नहीं, सिर्फ इतना कह देना कि मैं भंडा फोड़ दूंगा या इस तरह से ये मानहानिकारक कथन नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि प्रेस में जो कार्रवाई जो बातें कही गई हैं उनके लिए आगे
अभियोजन कर सकते हैं। ये अन्य धाराओं के अंतर्गत अभियोजित हो सकता है यह दूसरी पार्टी, ना कि मान हानिकारक तथ्यों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, यदि मानहानि किसी मंत्री की गई है तब परिवाद या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(4) के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के तहत लोक अभियोजक के द्वारा या स्वयं परिवादी के द्वारा धारा 199(6) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रकार से अपील निरस्त। कहने का मतलब है, अगर किसी मंत्री की मानहानि की गई है, हुई है, तो उसका परिवाद आप क्या करेंगे, दंड, या तो वो लोक अभियोजक चाहे तो वो मानहानिकारक तथ्य का अभियोजन कर सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(4) के अंतर्गत, या फिर जिस मंत्री की मानहानि हुई है वो स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(6) के अंतर्गत अभियोजित कर सकता है उस व्यक्ति को जिसने उस मंत्री की मानहानि की है। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो अपील की गई थी, इनको दोषी करार करने के लिए, दोषी करार देने के लिए वो निरस्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल क्लियर कि विचारण जो मजिस्ट्रेट का निर्णय था और उच्च न्यायालय का निर्णय था मानहानिकारक ट्वीट मान लेना, ये गलत था और हम इससे एग्री नहीं करते हैं, इसलिए हम आपकी जो अपील है उनको दोषी करार करने की वो अपील भी निरस्त करते हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देकर मानहानिकारक तथ्य मानने से इनकार कर दिया। अब नीचे हमने आपको अपना नंबर दे दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं, 1 महीने के अंदर आप लोग आ चुके हैं लगभग। तो हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672। 1 महीना के अब तो 20 ही दिन बचे हैं, मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इस टाइम आप पे प्रेशर है, इसलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट किया। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमसे जुड़ जाइए। हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए ये रिफंडेबल फ़ीस है, हम उनकी फ़ीस वापस कर देंगे। हमारा मकसद फ़ीस कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि आपको मेंस के एग्ज़ाम के टाइम जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज़ करना है। आप लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हमारा चैनल डायरेक्ट डालें यूट्यूब पे @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जिसमें हमने डे 1 से लेकर डे 100 तक के वीडियोस दे दिए हैं। सारे वीडियोस के साथ हमने हैंड रिटन नोट्स PDF के फॉर्म में दिए हैं। जैसे आप वीडियो चलाते हैं, मोर लिख के आता है, मोर को टच करिए, PDF आ जाएगा। PDF को डाउनलोड करके अपने पास रखिए। PDF के साथ साथ आप वीडियो देखेंगे तो आपको 100% हमारी बात समझ में आ जाएगी। और वीडियो को रिपीटेडली चलने दीजिए, जिससे वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप जब मेंस लिख रहे होंगे तो वो आप बातें आपको स्ट्राइक करेंगी। अगर आपको कहीं भी असुविधा होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, कम्युनिकेट कर लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपके प्रेशर को मिनिमाइज़ करेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय सिर्फ आपकी तैयारी कराना है। आप तैयारी करिए, अपने दोस्तों को ये मैटर शेयर करिए। कंप्लीट मैटर है, डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरा मेंस आपका निकल जाएगा UPPCSJ का। कहीं ना भटकिए, टोटल नोट्स हैं। इससे पहले हमने 2018 से लेकर 2021 तक के केस लॉज को धाराओं के साथ इंक्लूड कर दिया है, जहाँ पर वो धाराएं पढ़ाई हैं उनके साथ ले दिया है। अब लास्ट में ये 2022 की हम सारी समरी आपको दे रहे हैं केस लॉज की, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर्स में, इन केस जितने भी केस लॉज पढ़ा रहे हैं, इन केस लॉज से आपको प्रश्न मिलेंगे डायरेक्ट। इसलिए कहीं ना भटकिए, ये कंप्लीट मैटर है, कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ना भटकिए। टोटल नोट्स हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, PDF निकाल लीजिए, बेहतरीन पढ़ाई करिए, सारे साथियों को शेयर कर दीजिए ये मैटर, जिससे आपके सारे के सारे साथी सिलेक्शन ले सके। और हाँ, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं आप लोग चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये देखते रहिए, वीडियो को रिपीटेडली चलाते रहिए, जिससे आपको क्या होगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं मदद करने के लिए।
मगर सिलेक्शन आप लीजिए, सिलेक्शन 100% होना चाहिए आप लोगों का। बहुत मेहनत से नोट्स बना रहे हैं हम, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे मैटर को सब लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्यून मैटर है, ना कोई पॉइंट काटा है हमने, ना ही कोई एक्सेसिवली पढ़ाया है। इसलिए इस मैटर को कंप्लीट आप समझिए, इसमें कम बढ़ ना करिए और बेहतरीन याद कर लीजिए। आप चाहें तो डे वाइज पढ़ सकते हैं, वरना हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप जैसे ही हमारा चैनल डालेंगे @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर, आपको वीडियोस प्लेलिस्ट सब कुछ मिल जाएगी। वीडियोस देखना चाहते हैं तो 1 से लेकर 100 दिन के वीडियो देखें, वरना प्लेलिस्ट में डायरेक्ट चले जाएं। सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहें सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। पूरा मैटर हर वीडियो के साथ आपको PDF मिलेगा। पूरा मैटर है, कंप्लीट मैटर है, कहीं ना भटकिए, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।